हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे और फिजिक्स का पूरा मजा ले रहे होंगे। सो बच्चों, आज मैं लाया हूं आपके लिए ऑसिलेशन चैप्टर का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक, और वो है सिंपल पेंडुलम। और ये इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक भी है। तो बच्चों, आप लोग को पता होगा, अगर आपने कभी पेपर्स उठा के देखे होंगे, तो जनरली जो चैप्टर का लास्ट वाले टॉपिक्स होते हैं ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आपका जो सिंपल पेंडुलम है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से आपका डेरिवेशन पेपर में पूछा जाता है। सिंपल पेंडुलम का जो पूरा एक्सप्रेशन है वो पेपर में आता है। सो बच्चों, वीडियो को ध्यान से देखिए और अपने नोट्स खुद बनाइए। सो बच्चों, मैं हूं दीपक यादव, डायरेक्टर ऑफ एक्स्ट्रा माइंड ट्यूटोरियल्स। स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्स्ट्रा माइंड ट्यूटोरियल्स में। सो बच्चों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, अगर हम सिंपल पेंडुलम की बात करते हैं, तो सिंपल पेंडुलम को लेकर बेसिकली हमें समझना क्या क्या है यहाँ पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये प्रूफ करना है कि हमारा जो सिंपल पेंडुलम है, अगर उसे हम उसकी मीन पोजीशन से हटाकर किसी भी अदर पोजीशन पे ले जाते हैं और छोड़ देते हैं, तो क्या आपका जो सिंपल पेंडुलम है वह एसएचएम करेगा या नहीं करेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये शो करना है। और अगर एसएचएम कर रहा है तो उसका टाइम पीरियड या फ्रीक्वेंसी क्या है। तो ये दोनों ही चीज़ें हम इसमें कवर करेंगे। और इसमें लास्ट में एक छोटा सा टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, और वो है हमारा सेकंड्स पेंडुलम, कि भाई सेकंड्स पेंडुलम क्या है। ठीक है, तो ये सब कुछ डिस्कस करेंगे हम आज की वीडियो में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं सिंपल पेंडुलम की। तो आपको पता है सिंपल पेंडुलम आपका कुछ इस तरीके का होता है। ठीक है, ये आपका स्ट्रिंग हो गया जिसकी कुछ लंबाई हो गई, और ये आपका मेटेलिक बॉब हो गया। अब इस पेंडुलम को अगर मैं यहां से खींच के मान ले यहां लेकर चला जाता हूं, ठीक है, ओके, तो आपको पता है कि इस पेंडुलम की या जो बॉब है, इसके वेट की, इसका जो वेट है वो नीचे की तरफ लगेगा। कंफर्म सी बात है भाई। अगर आप इसको यहां से यहां सरका के ले गए और मान लें कितने एंगल से आपने इसे डिस्प्लेस कर दिया, तो थीटा एंगल से। अब सोचो इस बॉब पे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे होंगे। एक तो इसका अपना वेट होगा जो कि हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड लगता है। दूसरा, इसके वजन की वजह से इस रस्सी के अंदर टेंशन प्रोड्यूस हो जाएगा, और टेंशन का डायरेक्शन आपको पता है हमेशा अवे फ्रॉम द कनेक्टेड बॉडी, यानी जिस पॉइंट से रस्सी बंधा होगा टेंशन हमेशा उस पॉइंट से दूर लगेगा, यानी टेंशन इधर की तरफ लगेगा। ओके, अब मुझे बताइए, क्या इन दोनों के अलावा कोई और फोर्स यहाँ काम कर सकता है? तो शायद नहीं, शायद नहीं, यकीनन नहीं। बस यही दो फोर्स है जो यहाँ पे एक्ट कर रहे होंगे, और जो कुछ भी होना वो इन्हीं की वजह से होना है। तो आप ये समझ लीजिए कि यहाँ पे आपका जो ग्रेविटेशनल फोर्स यानी इसका जो वेट है, इसको अगर मैं चाहूँ तो दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में तोड़ सकता हूँ। एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा और एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा। और आपको पता है कि अगर वर्टिकल के साथ यहाँ पे एंगल थीटा है, तो वर्टिकल के साथ यहाँ जो एंगल होगा वो भी थीटा ही होगा। और अगर mg इस वाली एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है, तो ये जो कंपोनेंट होगा इसे हम mg cos थीटा कहेंगे, और जो दूसरा वाला कंपोनेंट होगा उसे हम mg sin थीटा कहेंगे। तो हमारा ये कंपोनेंट आ गया mg cos थीटा, और हमारा जो दूसरा कंपोनेंट हो गया वो हो जाएगा mg sin थीटा। ठीक है, अब देखो ये जो mg cos थीटा है और ये जो टेंशन है, ये दोनों सेम लाइन के अलॉन्ग एक्ट कर रहे हैं ना, यानी दोनों का लाइन ऑफ एक्शन सेम है, और दोनों का जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है। और क्या हमें इस डायरेक्शन में कोई मोशन होता हुआ नजर आ रहा है? नहीं। इसका मतलब ये जो दोनों फोर्सेस हैं, ये दोनों ही एक दूसरे के इफेक्ट को बैलेंस कर रहे होंगे। यानी मैं क्या कह सकता हूं कि मेरा जो टेंशन है उसे mg cos थीटा बैलेंस कर दे रहा है। तो इन दोनों फोर्सेस ने एक दूसरे के इफेक्ट को बैलेंस कर दिया। और ये जो mg sin थीटा है ये क्या कर रहा है? तो आप सोचिए कि जब इस बॉब को आप यहां ले गए और छोड़ दिया, तो ये नीचे की तरफ आया, यानी अपने मीन पोजीशन की तरफ आया। तो आखिर कौन सा फोर्स ऐसा लग रहा था जिसकी वजह से हुआ? तो वो था आपका mg sin थीटा। यानी यहाँ पे हमारा mg sin थीटा जो है वही इस बॉडी को इसकी नॉर्मल पोजीशन की तरफ ला रहा है। और आपको पता होगा वो फोर्स जो बॉडी को उसकी नॉर्मल पोजीशन की तरफ लाता है, उसी को हम लोग रीस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। यानी यहाँ पे हमारा जो mg sin थीटा है वही रीस्टोरिंग फोर्स का काम कर रहा है। तो अगर मैं चाहूँ तो यहाँ रीस्टोरिंग फोर्स की जगह mg sin थीटा लिख सकता हूँ। ठीक है, अब क्योंकि रीस्टोरिंग फोर्स का जो डायरेक्शन होता है वह हमेशा ही डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट होता है, तो आप इसको यहां से खींच के यहां ले गए ना,
तो ये आपका लीनियर डिस्टेंस हुआ। तो इस लीनियर डिस्टेंस का डायरेक्शन ये है और रीस्टोरिंग फोर्स का डायरेक्शन ये है। तो क्योंकि दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है इसलिए हम चाहें तो यहाँ पे माइनस का साइन लगा सकते हैं। तो ये एफ आर इज इक्वल टू माइनस का एम जी साइन थीटा आ गया। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। अब यहाँ पे अगर मैं चाहूँ तो मैं साइन थीटा का बाइनोमियल एक्सपेंशन कर सकता हूँ। तो आपको साइन थीटा का बाइनोमियल एक्सपेंशन याद होना चाहिए। और अगर मैं बायो वाले बच्चों की बात करूँ तो शायद उन्होंने तो कभी पढ़ा ही नहीं होगा जीवन में। ठीक है, तो उनके लिए मैथ्स का टीचर भी मैं ही हूँ। तो ध्यान रखना बच्चों, आपका फिजिक्स और मैथ्स दोनों का टीचर मैं ही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे साइन थीटा का बाइनोमियल एक्सपेंशन क्या होता है उसे याद कर लीजिए। तो साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा माइनस थीटा क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस थीटा की पावर 5 बाई 5 फैक्टोरियल माइनस थीटा की पावर 7 बाई 7 फैक्टोरियल। तो इस तरीके से आपका प्लस माइनस चलता रहता है। ठीक है बच्चों, तो ये फॉर्मूला आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आपको ये फॉर्मूला याद नहीं होगा तो आप इस डेरिवेशन को कर ही नहीं पाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे इंपॉर्टेंट आप ये फॉर्मूला याद कीजिए और इसको याद करते वक्त ध्यान रखिएगा कि साइन फंक्शन का जो एक्सपेंशन है इसमें हमेशा ओड पावर्स ही चल रही हैं। यहाँ थीटा का पावर 1 है, यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, यहाँ 7 है, तो सारी ओड पावर्स हैं। और दूसरी चीज, जो पावर है वही फैक्टोरियल है। अगर पावर 3 था तो 3 फैक्टोरियल, पावर 5 है तो 5 फैक्टोरियल। ठीक है, और प्लस माइनस करके चल रहा है। तो ये सब बातें ध्यान रखिएगा, इससे फॉर्मूले को याद रखना आपके लिए ज़्यादा आसान हो पाएगा। अब बायो वाले बच्चे कह रहे हैं कि सर ये फैक्टोरियल क्या होता है, हमें तो ये भी नहीं पता। तो भाई फैक्टोरियल क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे अगर कहीं पर 5 फैक्टोरियल लिखा हुआ है, इसका मतलब ये हो गया कि 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी आपको 5 से लेकर 1 तक मल्टीप्लीकेशन कराना है। अगर यहाँ पे 8 फैक्टोरियल लिखा होता तो आपको क्या करना था, 8 इंटू 7 इंटू 6, यानी पूरा 8 से लेकर 1 तक जाना है और सभी नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देना है और वहां से आपको 8 फैक्टोरियल मिल जाएगा। तो फिलहाल मुझे लगता है आपको फैक्टोरियल समझ में आ गया होगा फैक्टोरियल क्या है। बाकी ये तो आपको याद रखना है, इसे अभी के अभी याद कर लो। ठीक है, तो एफ आर इज इक्वल टू हमारा क्या था, माइनस का एम जी साइन थीटा, और साइन थीटा का एक्सपेंशन क्या था, तो थीटा माइनस थीटा क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस थीटा की पावर 5 बाई 5 फैक्टोरियल माइनस थीटा की पावर 7 बाई 7 फैक्टोरियल। तो ये इस तरह से प्लस माइनस चल रहा है आपका। अब यहाँ पे अगर आप चाहें तो आपको थीटा हर जगह नजर आ रहा है, तो यहाँ से आप थीटा को कॉमन निकाल सकते हैं। तो अगर आपने थीटा को यहाँ से कॉमन निकाल दिया तो 1 माइनस थीटा की पावर 2 बाई 3 फैक्टोरियल प्लस थीटा की पावर 4 बाई 5 फैक्टोरियल माइनस थीटा की पावर 7 बाई 7 फैक्टोरियल। तो ये हमारा प्लस माइनस हो गया। अब समझो इस बात को कि आपका ये जो mg है ये तो कांस्टेंट है ना। कोई भी अगर आपको पेंडुलम दे दिया जाए तो उसके बॉब का जो वेट है वो तो फिक्स हो जाएगा। तो अगर mg कांस्टेंट है तो एफ आर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया थीटा इंटू दिस। जबकि हमें पता है कि एसएचएम की जो बेसिक कंडीशन थी वो थी कि एफ आर इज इक्वल टू माइनस का के एक्स, और ये एफ आर इज इक्वल टू माइनस का के एक्स जो था वो स्ट्रेट लाइन मोशन के लिए था, यानी आपका वो जो स्प्रिंग मास वाला सिस्टम था। तो स्प्रिंग मास सिस्टम में क्या था आपका, कुछ ऐसा सा सेटअप था, ये आपका स्प्रिंग था, ये इसका मीन पोजीशन था। अब इसको यहां से खींचकर अगर थोड़ा सा आगे लेकर छोड़ दिया तो ये बॉडी इस तरह से एसएचएम करता था और वहां पे जो रिस्टोरिंग फोर्स था वो माइनस का के एक्स हुआ करता था। बट अगर इस तरह का केस है जिसमें हमें पता है कि जो पाथ है हमारा वो स्ट्रेट लाइन नहीं सर्कुलर पाथ है। अब देखो आपने इस पेंडुलम को यहाँ खींच के लेकर और छोड़ दिया तो वो इस तरीके से ऑसिलेट कर रहा है ना। तो ये जो पाथ है सर्कुलर पाथ है। तो ध्यान रखिएगा अगर कभी भी सर्कुलर पाथ होगा तो वहां रिस्टोरिंग फोर्स के लिए जो फॉर्मूला काम करेगा वो होगा एफ आर इज इक्वल टू माइनस का के थीटा, यानी जहां आपका लीनियर डिस्टेंस था उसकी जगह एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। सो एफ आर इज इक्वल टू माइनस का के थीटा। तो अगर मैं कहना चाहता हूं कि मेरा सिंपल पेंडुलम एसएचएम कर रहा है तो एसएचएम की जो बेसिक कंडीशन थी वो सेटिस्फाई होनी चाहिए, यानी एफ आर जो है वो थीटा के डायरेक्टली होना चाहिए। जबकि यहां पर क्या हो रहा है कि मेरा एफ आर थीटा इंटू इस पूरे के डायरेक्टली आ रहा है, जो कि गलत बात है। यानी अभी मैं क्या कह सकता हूं कि मेरा सिंपल पेंडुलम एसएचएम नहीं कर रहा है। तो इसी चीज को मैं लिख देता हूं कि क्योंकि मेरा एफ आर जो है वो थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, इसलिए सिंपल पेंडुलम
इसलिए सिंपल पेंडुलम डज नॉट एग्जीक्यूट एसएचएम। इसलिए आपका जो सिंपल पेंडुलम है वो एसएचएम नहीं कर रहा। बट अगर मैं एक स्मॉल एंगल के लिए बात कर दूं, बट फॉर स्मॉल एंगल, लेकिन अगर आप स्मॉल एंगल के लिए देखोगे तो ये जो थीटा की हायर पावर्स हैं मैं इनको नेग्लेक्ट कर सकता हूं, क्योंकि आपको पता है ना कि कोई भी अगर नंबर है और वो कोई छोटा सा नंबर है और आपने उसका स्क्वायर कर दिया तो वो और छोटा हो जाता है। जैसे 0.1 का स्क्वायर कर दिया तो 0.001 आ गया। तो अगर कोई नंबर छोटा और आपने उसका स्क्वायर कर दिया तो वो और छोटा हो जाता है। तो यही वाला कंसेप्ट मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर इस पेंडुलम को मैं बहुत ही स्मॉल एंगल से डिस्प्लेस कराता हूँ, यानी अगर मेरा थीटा बहुत छोटा है तो सोचो थीटा का स्क्वायर कर दोगे तो वो और छोटा हो जाएगा, उसकी पावर 4 कर दोगे तो वो और भी ज़्यादा छोटा हो जाएगा। तो इस तरह से ये जितनी भी आपको यहाँ टर्म्स नज़र आ रही हैं ये सब इतनी छोटी हो जाएंगी कि इनके जुड़ने और ना जुड़ने से हमारे इस एक्सप्रेशन पे कोई भी फर्क पड़ेगा ही नहीं। तो मैं वही चीज़ कह रहा हूँ कि बट फॉर स्मॉल एंगल हायर पावर्स ऑफ थीटा can be neglected। तो हम यहाँ पे थीटा की जो हायर पावर्स है उन्हें नेग्लेक्ट कर सकते हैं, और अगर मैंने इसे नेग्लेक्ट कर दिया तो हमारा बचेगा क्या? तो हमारा एफ आर इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस का एम जी थीटा। बात समझ गए? तो एफ आर इज इक्वल टू माइनस का एम जी थीटा। अब अगर आप सर्कुलर मोशन की बात करते हैं तो सर्कुलर मोशन के केस में आपको पता होगा कि एंगल क्या होता है, तो लेंथ ऑफ आर्क बटे में रेडियस। तो यहाँ जो आर्क की लंबाई है वो आपका लीनियर डिस्टेंस x है, और जो सर्कुलर पाथ का रेडियस जो है वो इस धागे की लंबाई होगी। तो मान लेता हूँ इस धागे का लंबाई कितना है, l। ठीक है, तो अगर मैं चाहूँ तो मैं यहाँ पे थीटा की जगह क्या लिख सकता हूँ, तो एफ आर इज इक्वल टू माइनस का एम जी थीटा। थीटा की जगह लेंथ ऑफ आर्क बटे में रेडियस। अब यहाँ आर्क की लंबाई x हो गई, यानी यहाँ मैं x लिख सकता हूँ बटे में रेडियस। रेडियस की जगह ये आपका स्ट्रिंग का लेंथ आ गया। तो यहाँ पे एफ आर इज इक्वल टू माइनस का एम जी बटे में एल इंटू एक्स। और आप समझिए कि ये आपका एम जी बटे में एल जो है ये पूरा का पूरा कांस्टेंट है या नहीं है। और अगर ये पूरा कांस्टेंट है तो यहाँ मैं कह सकता हूँ कि मेरा एफ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स हो गया। और यही तो हमारी एस एच एम की कंडीशन थी। यानी हम कह सकते हैं कि हमारा जो सिंपल पेंडुलम है वो एस एच एम करता है, लेकिन तब जब हमारा एंगल बहुत ही स्मॉल हो। यानी कि अगर मैं सिंपल पेंडुलम को बहुत ही स्मॉल एंगल से डिस्प्लेस करा के छोड़ दूंगा तो मेरा सिंपल पेंडुलम एसएचएम करेगा। बट अगर इसी सिंपल पेंडुलम को मैं लार्ज एंगल से डिस्प्लेस करा के छोड़ दूंगा तो वो कभी भी एसएचएम नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ एसएचएम की जो कंडीशंस हैं वो सेटिस्फाई नहीं हो रही होंगी। ठीक है, तो एसएचएम करेगा लेकिन तब जब एंगल बहुत स्मॉल होगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो फिलहाल हमें समझ में आ गया कि हमारा सिंपल पेंडुलम एसएचएम कर रहा है। अब अगर कर रहा है तो भैया इसका टाइम पीरियड क्या है। तो टाइम पीरियड जानना है तो भाई टाइम पीरियड का बेसिक फॉर्मूला याद करो ना कि टाइम पीरियड का बेसिक फॉर्मूला क्या था। तो आप में से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्हें अभी भी टाइम पीरियड का बेसिक फॉर्मूला याद नहीं हुआ होगा और वो मुस्कुरा रहे होंगे कि सर हम हैं उनमें से। तो भाई याद कर लो, ये कोई बहुत महानता का काम नहीं है तुम्हारा। तो टाइम पीरियड क्या है, t इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट ऑफ m बटे में k का मतलब होता था कांस्टेंट। अब सोचो यहाँ पर हमारा कांस्टेंट क्या है, mg बटे में l, यानी इस mg बटे l को मैं k मान सकता हूँ यहाँ पे। तो मेरा यहाँ से टाइम पीरियड क्या आ जाएगा, तो बच्चों इसे नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है ना, मैं इसे रफ कर दे रहा हूँ। तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट ऑफ m बटे में k का मतलब mg बटे में l। अब आपको पता है यहाँ m से m कट जाएगा और ये l हमारा ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, तो 2 स्क्वायर रूट ऑफ l बटे में g। तो ये हमारा टाइम पीरियड निकल के आ गया। यानी एक सिंपल पेंडुलम के केस में जो हमारा टाइम पीरियड होता है वो 2 स्क्वायर रूट ऑफ l बाई जी होता है। ठीक है बच्चों, तो ये आपका टाइम पीरियड का फॉर्मूला आ गया। अब इसी का उल्टा कर दोगे तो आपको फ्रीक्वेंसी मिल जाएगा। यानी अगर आपको फ्रीक्वेंसी निकालना हो तो f इज इक्वल टू क्या होता है 1/t,
तो टी की जगह हम क्या लिख सकते हैं 1/2 पाई और स्क्वायर रूट ऑफ एल बटे में जी। अब सोचो ये जी आपका ऊपर जाएगा लेकिन रूट के साथ जाएगा क्योंकि यहाँ पे जी पे भी रूट लगा हुआ है, तो ये आ जाएगा 1/2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ जी ऊपर चला गया और एल आपका नीचे का नीचे ही रह गया। तो ये हमारा फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आ गया। सो बच्चों ये आपके एसएचएम की बेसिक सी कहानी थी जो आपको समझ में आनी चाहिए और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है और जनरली लास्ट टॉपिक जो होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप वीडियो को पॉज कीजिए, इसे नोट डाउन कीजिए, देन इस पर मैं कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आपसे पूछूंगा, फिर उसके बाद हम सेकंड पेंडुलम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। तो बच्चों यहाँ पे हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि अगर मान लिया हमारे पास जो सिंपल पेंडुलम है, सिंपल पेंडुलम हमारा ऐसे ही होता था, तो इसमें ये जो पार्ट था ये आपका मेटेलिक पार्ट था। अगर मैं इस पार्ट को मेटेलिक की जगह आइस का कर दूं, यानी अगर ये आइस हो और अभी मैं इस सिंपल पेंडुलम को खींच के ले जाऊं और छोड़ दूं, तो आपको पता है कि समय के साथ ये पिघलने लगेगा। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि अगर ये आइस गर्मी की वजह से पिघलने लग जाए तो इस सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड पर क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सोचिए और मुझे बताइए क्या आएगा आपका आंसर। तो आई होप आपने सोच लिया होगा। तो आप में से कुछ लोगों का होगा कि टाइम पीरियड बढ़ रहा है, कुछ लोगों का होगा सर टाइम पीरियड घट रहा है। मैं एक्चुअल बताता हूँ कि यहाँ होगा क्या। तो टाइम पीरियड के बारे में अगर कोई पूछ रहा है आपसे तो सबसे पहले आपको पेंडुलम के टाइम पीरियड का फॉर्मूला देखना चाहिए कि होता क्या है। तो टाइम पीरियड के पेंडुलम का जो बेसिक फॉर्मूला था वो था t = 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ एल बटे में जी। और जरा इस फॉर्मूले को ध्यान से देखो और मुझे बताओ क्या इस फॉर्मूले में कहीं भी आपको मास नजर आ रहा है? नहीं, यानी कि यहां तो मास है ही नहीं। इसका मतलब हमारा जो टाइम पीरियड है वो इस बॉब के मास पे डिपेंड ही नहीं करता। यानी कि ये बर्फ चाहे पिघले चाहे ना पिघले इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि पिघलेगा तो क्या इसका मास कम हो जाएगा और मास से यहाँ कोई फर्क पड़ता ही नहीं। और अगर मास से फर्क ही नहीं पड़ता तो टाइम पीरियड मेरा सेम ही रहने वाला है। बात समझ में आ रही है बच्चों? तो ये आपका पहला क्वेश्चन है। अब इसी में अगर मैं आपसे दूसरा क्वेश्चन बोलूं और मैं कहता हूं कि ये जो मेरा पेंडुलम है, अगर इस पेंडुलम को मैं यहां से लेके पहाड़ पे चला जाऊं, पहाड़ों पे चला जाऊं, ठीक है, तो बताइए इस पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है वो बढ़ जाएगा कि घट जाएगा? सोचिए और मुझे बताइए। तो आई होप आपने सोच लिया होगा। तो देखो बेटा मैं आपको बताता हूं कि आपका टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला था वो t = 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ एल बाय जी था। अब ये बताइए अगर आप पहाड़ों पे जा रहे हैं यानी पृथ्वी की सतह से ऊपर जा रहे हैं, तो अगर आप पृथ्वी की सतह से ऊपर जाएंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये सोचिए कि आपका जी का वैल्यू बढ़ता है कि घटता है। तो आपको ग्रेविटेशन चैप्टर में पढ़ाया गया था कि चाहे आप पृथ्वी की सतह से ऊपर जाओ और चाहे आप पृथ्वी की सतह से नीचे जाओ, दोनों ही केसेस में जी का वैल्यू डिक्रीज करता है। यानी मैक्सिमम वैल्यू कहाँ है? तो ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। तो फिलहाल हम पहाड़ों पे जा रहे हैं यानी जी घट रहा है। तो अगर जी घट रहा है तो टाइम पीरियड बढ़ रहा है, यानी आपका टाइम पीरियड जो है वो इंक्रीज कर जाएगा। तो वही पेंडुलम जिसका टाइम पीरियड यहाँ पर 1 सेकंड का था, अगर ये पहाड़ों पे चला जाएगा तो हो सकता है इसका टाइम पीरियड 1.5 सेकंड हो जाए या 2 सेकंड हो जाए, यानी टाइम पीरियड इंक्रीज कर जाएगा। बात क्लियर है? अब इसी में अगर मैं आपसे तीसरा क्वेश्चन पूछता हूं और उस क्वेश्चन में क्या है कि अगर ये पेंडुलम जो है इसे लेकर मैं स्पेस क्राफ्ट में चला जाऊं, तो स्पेस क्राफ्ट में जाने के बाद इस पेंडुलम का टाइम पीरियड बढ़ेगा कि घटेगा? सोचिए और बताइए। तो आई होप आपने सोच लिया होगा। मैं आपको इसका सही आंसर बताता हूं। देखो अगर आप स्पेस क्राफ्ट में जाओगे तो स्पेस क्राफ्ट के अंदर जो स्मॉल जी है उसका वैल्यू 0 होता है। और सोचो अगर जी का वैल्यू आपने 0 कर दिया तो 1/0 इन्फिनिटी, यानी आपका टाइम पीरियड इनफाइनाइट हो जाएगा, यानी कि कभी रिपीटेशन होगा ही नहीं। और इसे आप यहां से भी समझ सकते हो। आपको मैंने बताया था ना कि यहाँ पे ये जो mg sin थीटा यही वो फोर्स है जो इस पेंडुलम को नीचे लेके आ रहा है। अब इसमें जरा g को 0 कर देना, आपका रिस्टोरिंग फोर्स क्या हो जाएगा? 0, यानी पेंडुलम आपका नीचे आएगा ही नहीं। और अगर पेंडुलम नीचे आएगा ही नहीं तो रिपीटेशन कहां से होगा? और रिपीटेशन ही नहीं हुआ तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। सो बात क्लियर है?
यानी अगर आप इस पेंडुलम को लेकर स्पेसक्राफ्ट में चले जाएंगे तो आपका टाइम पीरियड इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें एक और लास्ट क्वेश्चन मेरी तरफ से, और उस क्वेश्चन में मैं क्या कह रहा हूं कि मान लिया जाए ये एक झूला है और इस झूले पे एक लड़की जो थी वो बैठी हुई थी। ठीक है, लड़की काफी खूबसूरत है, ध्यान से देखना। ओके, तो ये लड़की यहाँ बैठी हुई थी, झूला झूल रही थी आराम से, कोई समस्या नहीं थी। अभी ये लड़की खड़ी हो गई, तो अगर ये लड़की खड़ी हो जाएगी तो आपको बस ये बताना है कि इसका टाइम पीरियड इंक्रीज करेगा क्या डिक्रीज करेगा। सोचिए और बताइए। तो मुझे उम्मीद है आपने सोच लिया होगा, मैं आपको इसका सही जवाब देता हूं। देखो, अभी ये लड़की जब बैठी हुई है तो इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है, और अगर सेंटर ऑफ मास यहाँ है तो लेंथ ये पूरा काउंट होगा ना, क्योंकि अगर आप सिंपल पेंडुलम को ध्यान से देखें तो आपको समझ में आएगा कि मैं लेंथ किसको मान रहा हूँ, तो जहाँ से कनेक्टेड है और जहाँ उसका सारा वेट कंसंट्रेटेड है, तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच का जो गैप था यही तो लेंथ था। तो अगर लड़की बैठी है तो सारा वजन इसका यहाँ पे है, तो ये पूरा लेंथ हो गया। अब यही लड़की जब खड़ी हो जाएगी, तो जब खड़ी होगी तो इसका सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ पे आ जाएगा, और सोचो अगर सेंटर ऑफ मास यहाँ पे आ गया तो अब आपका लेंथ ये हो गया ना। तो आपने क्या देखा कि लड़की के खड़े होते के साथ ही लेंथ डिक्रीज कर गया, और अगर लेंथ डिक्रीज कर जाएगा तो t इज इक्वल टू 2π√L/g, तो अगर L डिक्रीज कर जाएगा तो t भी तो डिक्रीज कर जाएगा, यानी टाइम पीरियड डिक्रीज कर जाएगा, यानी अब वो जल्दी जल्दी साइकिल्स कंप्लीट कर रही होगी। यानी देखने वालों को ऐसा भी लग सकता है कि अब उसने अपनी रफ्तार को बढ़ा लिया। और यही वजह है कि जब आप गांव में जाते हैं और जब झूला झूलते हैं या बच्चों को आप झूला झूलते देखते हैं तो आपने देखा होगा कि अकेला बच्चा ही झूले पे बैठे बैठे अपनी रफ्तार को बढ़ा लेता है, और रफ्तार को बढ़ाने के लिए करता क्या था, तो जस्ट अप एंड डाउन अप एंड डाउन अप एंड डाउन। तो ये अप एंड डाउन करके बेसिकली सेंटर ऑफ मास को शिफ्ट करता है, और ऐसा करके वो अपनी लेंथ को कम ज़्यादा करता है और इस तरह से अपने टाइम पीरियड को बढ़ाता घटाता रहता है। ठीक है, तो इस तरीके से वो अपनी फ्रीक्वेंसी बढ़ा लेता है। सो बच्चों, ये तीनों चारों पॉइंट्स थे, इन पे कई बार 1 नंबर के क्वेश्चंस बन जाते हैं आपके एग्जाम में, तो इसका ध्यान रखिएगा। अच्छा, इसमें हमारा एक लास्ट टॉपिक और है जो कि एनसीईआरटी में दे रखा है, और वो है आपका सेकंड्स पेंडुलम। तो सेकंड्स पेंडुलम क्या है? तो सेकंड्स पेंडुलम के केस में बस इतना ध्यान रख लो कि सेकंड्स पेंडुलम का जो टाइम पीरियड होता है वो 2 सेकंड का होता है। ठीक है, इसका टाइम पीरियड 2 सेकंड का होता है, यानी कि ये मान सकते हो कि ये पेंडुलम को आप यहाँ से यहाँ ले गए और यहाँ जब छोड़ा तो ये पेंडुलम यहाँ जाने में 1 सेकंड का समय ले रहा है और फिर वापस आने में 1 सेकंड का ले रहा है, यानी 2 सेकंड में इसका पूरा साइकिल कंप्लीट हो जा रहा है। तो इसका टाइम पीरियड 2 सेकंड रहता है। तो सेकंड्स पेंडुलम के केस में बस इतना ही याद रखना कि सेकंड्स पेंडुलम का टाइम पीरियड 2 सेकंड होता है। कई बार बच्चों को कंफ्यूजन होता है, उनको लगता है सेकंड्स पेंडुलम मतलब 1 सेकंड, नहीं भाई, 1 नहीं 2 सेकंड होता है। तो ये ध्यान रखना, कई बार इस पे भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है बच्चों, फिलहाल आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो, मजा आ रहा हो पढ़ने में, ऐसा लग रहा हो कि हाँ फिजिक्स उतना भी मुश्किल नहीं था जितना हमारे स्कूल टीचर्स ने बना दिया, तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिन्हें आप अपने साथ स्कूल में अगली क्लास में या कॉलेज में देखना चाहते हैं। ठीक है बच्चों, तो अपना ध्यान रखिए और खूब मन लगा के पढ़ाई कीजिए। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपने अगले टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए बच्चों, बाय।